देखिए, विश्व की प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें कौन सी होती हैं? देखिए, स्थानीय पवनें क्षोभ मंडल में चलती हैं। बात कर लेवल के सौंदर्य प्रसाधन केंद्र कहाँ मिलता है? हड़प्पा में मिला था। गर्म पवन और स्थान, जैसे चिनूक कहाँ चलती है? चिनूक जो है अमेरिका में चलती है। नॉर्थ उत्तरी और नॉर्थ उत्तरी का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है ना। तो चिनूक कहाँ है? चिनूक देखिए यूएसए में है, बोलते यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है ना। चिनूक कहाँ पे है? तो चिनूक जो है यूएसए रॉकी पर्वत नॉर्थ उत्तरी का बड़ा देश कनाडा के पूर्वी ढाल पर है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका का मैदान। गिबली लीबिया। लू उत्तरी भारत में चलती है। शामल हवा इराक बोले तो साला फंस गया, तो साला से क्या हो गया? उन उन शामल हवा इराक। आयला अयाला अया अयाला बोले तो साला फंस गया, तो अयाला से हो गया फ्रांस। सुखोबो से हो गया रूस। सेंटोना से दक्षिण कैलिफोर्निया। खमसिन का मिस्र। चिली का इंडोनेशिया। फॉन स्विट्जरलैंड। सिराको कहाँ पे चलता है? सिराको अफ्रीका में चलता है। सिराको में क्या होता है? सहारा मरुस्थल और इड्डी मरुस्थल के में। बात कर लेते हैं कि प्रमुख ठंडी स्थानीय पवन कौन से? नॉल्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ? मैक्सिको में चलती है। पापागोस मैक्सिको में कहाँ चांदी मिलती है? मिस्ट्रल कहाँ चलती है? स्पेन और फ्रांस में। बोरा कहाँ चलती है? इटली में। एड्रियाटिक सागर के तट पर। हबूब कहाँ चलती है? सूडान में। अफ्रीका महाद्वीप में। नार्दन कहाँ चलती है? यूएसए में। जोंडा अर्जेंटीना एंडीज पर्वत। यामो जापान। पेम्पेरो अर्जेंटीना। बोलो तो अर्जेंट पे जोड़ो। देखिए अर्जेंट पे जोड़ो, अर्जेंट से क्या? अर्जेंटीना। पे से क्या हो जाएगा? पेम्पोरो। और जोड़ो से जोंडा। तो जोंडा और पेम्पेरो कहाँ पे है? अर्जेंटीना में चलती हैं। अगर बात कर ले कि विश्व के प्रमुख वनस्पति क्षेत्र एवं संबंधी वनस्पति, जैसे टुंड्रा एवं शीत प्रधान देशों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्रायोफाइट कहते हैं। ठंडियों में क्यों ठंडी होती है ना? ठंडियों में क्यों ठंडी होती है बोले तो ठंडे टुंड्रा तथा शीत प्रधान देशों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्यों ठंडी होती है? तो ठंडी में क्रायोफाइट। और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पतियों को जीरोफाइट, या मरुस्थल में 0 डिग्री गर्मी होती है बोले तो मरुस्थलीय उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म है ना, और मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को जीरोफाइट कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास वाली वनस्पति ट्रोपोफाइट कहते हैं। तो गर्म में टोपी लगाओ तो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति को ट्रोपोफाइट कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को मेसोफाइट कहते हैं। तो ठंडी में सोना अच्छा लगता है, तो ठंडी में क्या? शीतोष्ण कटिबंध वनस्पति को मेसोफाइट कहते हैं। और गर्म में टोपी लगाओ तो इसलिए गर्म उष्णकटिबंधीय में ट्रोपोफाइट। कड़ी चट्टानों ऊपर उगने वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं। दलदली भूमध्य उष्ण आर्द्र वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट कहते हैं। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को हेलो, बिस्कुट नमकीन ले आना तो हेलो से क्या? नमकीन हेलोफाइट हो जाएगा। जल क्षेत्र में उगने वनस्पति को हाइड्रोफाइट कहते हैं। विश्व की प्रमुख जनजाति एवं जैसे खानाबदोश जनजाति कहाँ है? तो खानाबदोश जनजाति पशुओं के चारे और भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। यह प्राय शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन यह सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कहाँ पे? पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में निवास करती है, जो छोटे कद एवं काले रंग की होती है। ये जनजाति शिकारी होती है और पेड़ों के ऊपर झोपड़ियाँ बनाकर निवास करती है, जिन्हें मोगलुआस कहते हैं। देखिए शक्ति स्थल इंदिरा गांधी नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा शांतिवन नेहरू महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद वीर भूमि राजीव राजघाट महात्मा गांधी कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा समता स्थल बाबू जगजीवन राम लाल त्रिकोण परिवार नियोजन चक्र प्रगति किसान घाट चौधरी चरण सिंह चैत्य भूमि भीमराव अम्बेडकर। अभय घाट मोरारजी देसाई सदैव अटल बिहारी वाजपेयी। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री 10 साल तक मतलब 2 बार राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते हैं? भारत रत्न नहीं देश रत्न कहते हैं। आज़ाद शत्रु क्योंकि ना कोई शत्रु नहीं था। और नेहरू जी को देखिए 1929 में लाहौर अधिवेशन में शामिल हुए थे, इनको शांतिवन कहते हैं, है ना। और इनको नेताजी 1929 में लाहौर क्या था। और 26 जनवरी 1930 को नेहरू ने कसम खाई थी। नेहरू मार्क्सवादी विचारधारा के थे।
भारत का पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया था? देखिए जब नेहरू जी ने कसम खाई 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी ने लिखा था। और ये अपने जन्म को नेहरू जी अपने जन्म दिवस को ही जानते हैं, बालदेशुर में मनाते हैं। और नेहरू जी ने गांधी जी को क्या क्या कहा था? नेहरू जी ने गांधी जी को बापू कहा था। और शिक्षक दिवस जानते हैं आपकी सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को क्या शिक्षक दिवस मनाते हैं। और भारत का पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी ने कसम खाई थी। 6,90,242 करोड़ का बजट पेश किया गया उत्तर प्रदेश लखनऊ में। G20 की बैठक हुई। यूपी का वह जिला पश्चिम महोत्सव का आयोजन हुआ है तो महोबा जिले में, है ना। यूपी का सर्वाधिक जिला बिजली कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन चुका है। धूम्रपान कानूनों के लिए बेंगलुरु को स्वस्थ शहर पुरस्कार प्रदान किया गया है। सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। दक्षिण एशिया का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे? दिल्ली में है। इस इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे को प्राप्त है। राम सहाय यादव हटाओ। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 चांगी हवाई अड्डा कहाँ पे? सिंगापुर में है। इसको घोषित किया गया, जबकि दूसरे स्थान पर कौन है? दोहा का हमाद हवाई अड्डा है। पीएम योजना के अंतर्गत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। वे 7 राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। यह कदम प्रधानमंत्री के 5 विजन से संबंधित है, जिसमें फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। इस फार्म से धागा जाएंगे, धागा को फैक्ट्री ले जाएंगे। जब फैक्ट्री जाएगा तो कपड़ा बनेगा, कपड़ा होगा तो कपड़ा बन के विदेश जाएगा, है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय 2024 में क्रिसिल द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के 6% बढ़ने के अनुमान लगाए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2024 में क्रिसिल द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के 6% बढ़ने के अनुमान लगाए हैं। 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की रिपोर्ट में शीर्ष अफगानिस्तान को प्राप्त है, जबकि भारत इस नंबर पर 13वें स्थान पर है। पाक जलडमरू मध्य संपन्न रमेश सबसे तेज तैरकर पार की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यूपी के लक्ष्मण आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त है, जो कि लगातार 6 वर्षों से प्रथम स्थान बना हुआ है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान 137वें स्थान पर है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 2023 में भारत का स्थान 126 है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126 है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया। यह 35वां शिल्प मेला है। अगर बात चल गई वृद्धि स्वर संधि, तो इसमें आ या आ के बाद अगर ए या आए तो आय हो जाता है, मतलब कुल मिला के बड़ा हो जाता है, वृद्धि संधि है ना। तो सदैव अदैव उद्देश्य होता है। आ या आ के बाद ओ या औ आता तो क्या होता है? अ होता है, मतलब बड़ा हो जाता है। जैसे सदैव बताया कि सुदोधन में क्या वृद्धि संधि है, यशोधरा में भी क्या है? यही है। यशोधरा और सुदोधन में वृद्धि संधि है। सर्वदा एक धन एक वनौषधि दंतोष्ठ महोज एक दैव, है ना। अगर बात कर लें कि हम जड़ संधि, तो जड़ संधि में आप जानते हैं कि या व र ल बन जाता है। जैसे या व, जैसे या और वह अगर पूरा है तो जैसे व्यायाम, है ना। नघूर्मी, यह उपरयुक्त है, पर्यावरण है। अगर इसमें हम बात कर लें तो देखिए स्वागत है, स्वागत, स्वच्छ, पर्यावरण, अध्ययन, उपरयुक्त, पितराज्ञा, व्यायाम, अन्याय, नधूर्मी, व्युत्पत्ति, अत्याचार इत्यादि, बदवागमन, यद्यपि इसमें क्या है? यड़ संधि है। अगर बात कर ले आयात संधि, तो आयात संधि में आप जानते हैं कि आय औ ये देखिए ए आय के बाद क्या? आय ओ औ। शयन विधायक में, है ना। विनायक में कौन संधि? अयाद संधि है। विनायक, विधायक, पाठक, नयन, शयन में क्या है? अयाद संधि है। देखिए जब या और वह पूरा अक्षर आए, है ना, नहीं सॉरी, या और वाह के साथ आधा अक्षर आता तो जड़ संधि होती, जैसे कि अत्याचार। ये देखिए या और वाह के साथ देखिए आधा अक्षर आता है तो क्या होता है? जड़ संधि होता है। और जब या वाह के साथ मतलब पूरा अक्षर आता है, इसके आगे आधा अक्षर नहीं आता है,
तो या संधि का जैसे उल्टा क्या होता है, अयाज संधि होता है। जैसे कि देखिए विधायक में देखिए या लिखा तो पूरा कंप्लीट लिखा, इसके आगे आधा अक्षर नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर हम या और वाह के आगे देखिए आधा अक्षर लगा तो ये क्या है, ये संधि होगा। लेकिन अगर पूरा है तो हमको अयाज संधि होगा, और अगर डबल मात्रा है तो क्या होगी, तो वृद्धि संधि होगी। आप ये ध्यान रखिएगा कि पादप को या पौधों को बात एक ही है। हम आज जानेंगे अंतर क्या। तो देखिए पादप या पौधों में कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु में कोशिका भित्ति लिपोप्रोटीन की बनी होती है। देखिए पौधों में, पादप या पौधों में लवक पाया जाता है, जबकि जंतुओं में लवक नहीं पाया जाता है। पौधों में देखिए लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन जंतुओं में लाइसोसोम पाया जाता है। देखिए लाइसोसोम को हम एटम बम या आत्महत्या की थैली कहते हैं। देखिए कोशिका में डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका में डीएनए 3 जगह पाया जाता है। कोशिका के अंदर डीएनए पाया जाता है, और डीएनए कहाँ, कोशिका में डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। तो देखिए केंद्रक में धागेनुमा डीएनए पाया जाता है, और केंद्रक क्या है, केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका है। और हमारी कोशिका, हमारे शरीर में भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, इन दोनों में डीएनए वृत्ताकार नुमा पाया जाता है। और ये दोनों कैसी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक कैसी हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं। एक बात कर लें कि कार्बनिक यौगिक, देखिए कार्बनिक यौगिक वैसे कहेंगे जिसमें कि कार्बन उपस्थित हो, जिसमें कार्बन दिखाई दे। बोले तो संतृप्त तो असंतृप्त दो हो सकते हैं। देखिए संतृप्त कार्बनिक यौगिक सिंगल बॉन्ड वाले या एकल बंध वाले होते हैं, जबकि 2 या 3 बंध वाले कार्बनिक यौगिक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी तो हाइड्रोजन में क्या आती है, कमी आती है। प्रमुख कार्बनिक यौगिकों में देखिए कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है तो असंतृप्त, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, असंतृप्त कार्बनिक होगा। अब जैसे कि मीथेन जो है ये सबसे शुद्ध, ये संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। बात कर ले कि मीथेन कहाँ कहाँ पाते हैं। मीथेन आर्द्र भूमि, अपघटन, कोयले की खानों में, है ना, या जो दलदली जहाँ पे पानी भरा रहता है वहाँ से जो बदबू आती है वो मीथेन गैस के कारण बदबू आती है ना। सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन सी गैस फैलाती है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है बोलो तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो मीथेन जो ग्रीन हाउस गैस है। तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस ये देखिए कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड है, ये संतुलित यौगिक है। और जो है ये सबसे प्रदूषण करता है, तो मीथेन CH4 और CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। और जो दीमक सेलुलोज को पाचन करने पर CH4 गैस निकलती है। और मीथेन गैस सड़ने गलने, अपघटन, आर्द्रभूमि, कोयले की खानों में क्या निकलती है, मीथेन गैस पाई जाती है। अगर हम बात कर लें कि CO2 CH4 ग्रीन हाउस गैस है। और ओजोन गैस की देखिए अधिकता या सघनता जो 20 से 25 किलोमीटर में अधिक पाई जाती है। अगर बात कर लें कि CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियान जो है, फिर बात कर लें कि CFC और HCFC, CFC और HCFC ओजोन परत को नुकसान करते हैं। कहने का मतलब ये मॉन्ट्रियल से समझौता है। जबकि HFC CO2 CH4 ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। आइए बात कर लेते हैं CFC का, जिसे CFC और HFC ओजोन परत से संबंधित है, जबकि HFC ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं कि CFC, देखिए इसका उपयोग हम फ्रिज में करते हैं। देखिए CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को या फ्रियान गैस को बात एक ही CFC को, इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। यह एक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है, जहाँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित की जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के नियंत्रण से संबंधित है। आइए बात कर लेते हैं मस्टर्ड गैस के बारे में। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना के द्वारा मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया था ब्रिटेन की सेना के विरुद्ध। यह एक अत्यंत जहरीली गैस है जिसकी गंध सरसों के तेल जैसी होती है। द्वितीय विश्व युद्ध में ल्यूसाइड भी एक जलीय तैलीय द्रव है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था। अगर हम बात कर लें कि जैसा कि बताया हमने आपको कि HFC CH4 CO2 ग्रीन हाउस गैस है, जबकि HCFC और CFC क्या है, वो ओजोन से संबंधित है ना। हथियार 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य, रासायनिक, जैविक। देखिए सामान्य हवा तोप से लेकर कट्टा तक। रासायनिक हवा कैसी होती है, गैस के द्वारा, ये जो हवा के द्वारा फैलता है। और जैविक हथियार क्या होता है,
जैविक हथियार जो जीवों या विषाणु या वायरस के द्वारा फैलता है। ये बात करें कि असुर गैस का, तो असुर गैस एक अविषैली गैस है जो मतलब विषैली नहीं होती, जो आंखों में तीव्र जलन उत्पन्न करती है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। वर्तमान में इसका प्रयोग भीड़ या दंगों को हटाने में किया जाता है। सबसे प्रचलित असुर गैस कौन सी है? CN गैस है। देखिए CN गैस को और हम क्या कहते हैं? 2-क्लोरो-एसीटोफिनोन। बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की CaCl3 की। यह रंगीन बोतलों में इसको रखते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन सूर्य की रोशनी से करके बताते हैं आपको हम। क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन तथा वाष्पशील द्रव है। इसका प्रयोग निश्चेतक रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म को प्रकाश से दूर मतलब अंधेरे में तथा रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह प्रकाश के साथ फॉस्जीन गैस बनाता है जो अत्यंत विषैली गैस चलते हैं। फार्मिक अम्ल, देखिए फार्मिक अम्ल मधुमक्खी या बिच्छू या चींटू के डंक में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका फार्मूला HCOOH है। तो अगर एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो कार्बन अगर एक है तो क्या है? मेथ लग जाएगा और COOH का हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो फार्मिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? मेथनोइक अम्ल है। और इसी तरह मेथ एथ तो एसिटिक अम्ल क्या है? एथेनिक हो जाएगा। यह प्रमुख रूप से लाल चींटों में पाया जाता है, बिच्छू डंक पाया जाता है। चलते हैं एसिटिक अम्ल की ओर। एथेनोइक अम्ल का रासायनिक नाम है। सिरका प्रमुख घटक है। सिरका एसिटिक अम्ल का 6 से 10% तक जलीय विलयन होता है। चलते हैं लैक्टिक अम्ल में। जो दही में कौन सी होता है अम्ल? लैक्टिक होता है। लेकिन दूध में क्या होता है? प्रोटीन लैक्टोज होता है। लेकिन कैसीन प्रोटीन के कारण जमता है दूध से दही। दही का जमना मुख्य रूप से कैसीन प्रोटीन का बूंदों के रूप में इकट्ठा होना है। देखिए जो पैरासीटामॉल होता है ये पेट्रोल के चारकोल से प्राप्त करते हैं, है ना। लेकिन जबकि जो एस्प्रिन होती है ये हमको पौधे से मिलती है। देखिए एस्प्रिन को हम एंटीपायरेटिक भी कहते हैं क्योंकि यह दर्द निवारक दवा है और इसका प्रयोग बुखार में भी किया जाता है। एस्प्रिन प्राकृतिक रूप से विलो के पेड़ों की छाल से बनाई जाती है। यूजोनाल क्या है? तो यूजोनाल एक प्राकृतिक दर्द निवारक दवा जो लौंग के तेल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रयोग दांत के दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। देखिए जब भी 180 डिग्री कहे तो हमको जस्ट उल्टा मारना है। कहने का मतलब अगर हम इस डायरेक्शन जा रहे हैं, अगर कहीं 180 डिग्री मुड़ना है तो तुरंत हम इधर चले जाएंगे। और अगर कहीं कह रहा है कि हम इधर जा रहे हैं तो 180 डिग्री मुड़े तो तुरंत हम इधर चले जाएंगे। जब रैंकिंग की बात करें तो हम बाएं से मानेंगे, मतलब स्टार्टिंग से मानेंगे। अगर हम बात करें कि लोकसभा में देखिए निर्वाचित कितने हैं तो 524 है ना। मतलब केंद्र और राज्य कितने हैं तो 524 और 19 हैं उसी। और अगर कुल वो कर लें तो 524 जो है निर्वाचित हैं। 2 आंग्ल भारतीय जो मनोनीत होते थे उनको हमने नहीं जोड़ा है। फर्स्ट तो कुल मैक्सिमम 545 हैं, लेकिन 543 मानेंगे। इसी तरह 245 उसमें है लेकिन 243 मानेंगे, है ना। और राज्यों से कितने? 225 है राज्यसभा में। देखिए संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं का उल्लेख है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं का उल्लेख है। देखिए संघ और राज्यों के अधीन सेवा करने वाले अधिकारियों को लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट या सिविल सेवा के अधिकारी कहते हैं। भारत में भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षाओं का आरंभ 1922 में किया गया था। भारत में 3 प्रकार की लोक सेवा होती हैं, है ना। मीन्स देखिए कि राज्य और संघ में सेवा के अधिकारी लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट को, है ना, सेवा के अधिकारी को कहा जाते हैं। भारत में अखिल सिविल सेवा की जो है 1922 में आरंभ किया गया था। भारत में 3 प्रकार की आरंभ होती हैं। एक है केंद्रीय सेवा, सेंट्रल सर्विसेज। ये वे सेवाएं हैं जो केंद्र सरकार सेवा करते हैं, जैसे आयकर सेवा, भारतीय डाक सेवा, विदेश सेवा। एक ऐसी केंद्र सेवा है। जबकि प्रांतीय सेवा में कौन सी आती है? वे सेवाएं जिनके सदस्य केवल प्रांतीय सेवाएं देते हैं, जैसे राज्य प्रशासनिक सेवा IAS, राज्य पुलिस सेवा IPS, राज्य न्यायिक सेवा राज्य न्यायिक सेवा। बात कर लेते हैं कि अखिल भारतीय सेवा या ऑल इंडिया सर्विसेज। अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख अनुच्छेद 312 में है। 312 में है अखिल भारतीय सेवा, और जबकि 315 में है लोक सेवा आयोग। वो छोड़िए, 312 में अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख है। इसमें 5 प्रकार की हम जारी करते हैं। देखिए अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 में ये वे सेवाएं जो बारी बारी से केंद्र व प्रांत की सेवाएं करते हैं। अखिल भारतीय सेवा कैडर बोले तो ग्रुप आधारित सेवाएं हैं क्योंकि इनमें इनके प्रदेश सदस्य को एक कैडर आवंटित किया जाता है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति और पद सेवा का शक्ति का विनिमय संघ सरकार के द्वारा अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो मेन इम्पोर्टेंट ये है
कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को नियुक्त और पदमुक्त सेवा स्थिति का नियमन जो है संघ सरकार के द्वारा किया था। भारत में 5 प्रकार की अखिल भारतीय सेवा होती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, भारतीय चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेवा, इंडियन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज IMHS। अनुच्छेद 312 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार राज्यसभा को है। 312 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करने का अधिकार राज्यसभा को है। राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाली कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। अगर बात कर ले कि लोक सेवा आयोग को या पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग या पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है। देखिए, संघ और राज्यों के अधीन योग लोक सेवकों को नियुक्त के लिए एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है।